हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जिस प्रकार से दोस्तों दिवाली पर्व है गलत के सामने सही की जीत, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग भी नया साल शुरू करते हैं स्पेकुलेशन और लालच के सामने प्रॉपर वेल्थ क्रिएशन वाले पोर्टफोलियो का, जहां पे पेशेंस के साथ हम लोग अपने एसेट्स को दोस्तों आने वाले समय में बिल्ड करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे, इतना बढ़िया दिन है, इतना बढ़िया समय है, तो कुछ जो मैंने कंटेंट जो तय किए हैं इस बार की बातचीत के, वो है कुछ हम पास्ट निफ्टी से कुछ लर्न करेंगे, जिससे हम निफ्टी को एस्टिमेट करेंगे, निफ्टी का करंट ट्रेंड जानेंगे कि कैसे नतीजे अभी निफ्टी 50 के आए हैं, दिवाली वेल्थ पोर्टफोलियो किस प्रकार से बनाए, पोर्टफोलियो कैपिटल वाइज कैसे बनेगा, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप, पोर्टफोलियो इंडस्ट्री वाइज कैसे बने, और कुछ पोर्टफोलियो की कंपनीज में जो अभी अच्छे मौके होंगे उनके चार्ट्स हम देखेंगे। तो रेडी हो दोस्तों आप लोग? दोस्तों शुरुआत होनी चाहिए आपके ग्रोथ डेटा से। दोस्तों ग्रोथ यानी जीडीपी। दोस्तों आपके देश का जीडीपी हर साल बढ़ता जा रहा है, और मैंने ये पूरा 1998 से 2023 तक का डेटा दिया है कि कैसे हम आधे ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन पिछले साल हुए। इस साल हम 3.7 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2035 तक 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की दोस्तों उम्मीद है। दोस्तों जैसे भारत का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा और फ्यूचर में जैसे उम्मीद है, उसके साथ ही दोस्तों भारत की जो निफ्टी 50 कंपनीज है उनका ईपीएस बढ़ा। दोस्तों निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनका ईपीएस यानी क्या, टॉप 50 कंपनीज के वेटेज के हिसाब से अगर हम उनके ईपीएस देखें, दोस्तों टॉप 50 कंपनीज मिलके 98 में उनका ईपीएस खाली 70 होता था। मतलब मैं निफ्टी 50 की कंपनी में इन्वेस्ट करूं मुझे 70 रुपीज मिलता था। दोस्तों यही अर्निंग बढ़ने लगी, क्यों बढ़ी? क्योंकि जीडीपी बढ़ा। दोस्तों जीडीपी के ग्रोथ के साथ आपके निफ्टी के ईपीएस बढ़े। दोस्तों यही 70 का ईपीएस पिछले साल 850 पहुंचा। कैसे दोस्तों? 10 गुना से ज्यादा हमारा ईपीएस बढ़ा जीडीपी के साथ। दोस्तों ये साल हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं 1027 के ईपीएस पे। यहाँ दोस्तों ये पहला लैंडमार्क साल है जब निफ्टी का हमारा ईपीएस 1000 पार होने वाला है। सो दैट्स ग्रेट। 2030 में दोस्तों यही ईपीएस 2000 आ जाएगा, और 2035 तक का अगर हम निफ्टी के ईपीएस का अनुमान करें तो 3500 रुपया दोस्तों निफ्टी का ईपीएस होगा। निफ्टी का ईपीएस यानी निफ्टी की अर्निंग। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती चली गई वैसे वैसे निफ्टी बढ़ा, और जैसे बढ़ती जाएगी, सीधी बात है, लोगों की अर्निंग बढ़ती है, इसी में से डिविडेंड मिलते हैं, इसी में से वैल्यूएशन क्रिएट होती है, बुक वैल्यू बढ़ती है दोस्तों। तो आपका दोस्तों निफ्टी बढ़ता है। मैंने आपका निफ्टी का पास्ट दिया हुआ है, कैसे 1000 का निफ्टी दोस्तों आज 20,000 पहुंच चुका है। दोस्तों ये 1000 से 20,000 की सफर हमने इसलिए तय की है क्योंकि निफ्टी की जो ईपीएस 70 थी वो 850 हुई। दोस्तों जब निफ्टी का अर्निंग 10 गुना हुआ तो निफ्टी के रियल वैल्यूएशन दोस्तों 20 गुना हुए। शुरुआत में जब निफ्टी की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं रहती थी तब इन निफ्टी को लो पीई मिलते थे। अब जब निफ्टी का ग्रोथ अच्छा है दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इंडियन कंपनीज की, आपके पी अपग्रेड होते हैं। दोस्तों ये है पूरी सफर 1000 से 20,000 की। लेकिन ये सफर दोस्तों सीधी रेखा में नहीं है, बहुत सी बार दोस्तों बाजार गिरे भी है। दोस्तों पास्ट में भी बाजार गिरे हैं, आने वाले समय में भी बाजार गिरेंगे। अगर कोई निवेशक ये सोचे कि मेरे पोर्टफोलियो बनाने के बाद बाजार बढ़ता ही जाएगा, तो उनकी सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको रोलर कोस्टर मोड में ही आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली जब हम एक समय देते हैं बाजार में पैसा बनता है, जो हमने यहाँ पे देखा। दोस्तों पास्ट में जो ये निफ्टी 1000 से 20,000 पहुंचा, दोस्तों पी कैसे रहे, मैंने हिस्टोरिकल पी आपको दिए हुए, कैसे हाई और लो पी बाजार का रहता है। दोस्तों पी किससे कंपेयर किया जाता है? निफ्टी का प्राइस और निफ्टी की अर्निंग जब आप मिलाओ तो हाई प्राइस से हाई पी बनता है, लो प्राइस से लो पी बनता है। तो दोस्तों आप हिस्टोरिकल पी देखो तो आप देख सकते हो बहुत सी बार निफ्टी का पी 29, 28, 35 भी हुआ है। पर निफ्टी के जो पी हाई या लो में आप देखो तो 9, 11 के भी पी हमने पास्ट में देखे हैं।
दोस्तों पी इतने कम क्यों होते हैं? पी इतने कम खाली बाजार के गिरने से नहीं होते। दोस्तों अर्निंग कम होती है और बाजार भी गिरता है। बाजार जब एक लेवल से ज्यादा गिरता है तो दोस्तों ऑलरेडी सस्ता हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है, पर हम ये उम्मीद करें मुझे भी 11-12 के पी पे शेयर मिले तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि 20 साल की हिस्ट्री में 2 बार ऐसा हुआ जब 10 के पी पे आपको लेने को मिला, 9-11 के पी। बाकी इतना पी तो दोस्तों आया नहीं, राइट? तो ऐसे मौके आने वाले 20 साल में भी ऐसे 2-1 बार मौके मिल सकते हैं, जब बिल्कुल ल्यूक्रेटिव पी पे मिलेंगे बाजार, राइट? वैसे ही बाजार महंगा भी हो जाता है। दोस्तों 29 ना 28 ना 35 के पी पे भी जाता है। दोस्तों ये पी पे बाजार कब जाता है? जब अर्निंग से ज्यादा बाजार बढ़ता है। बाजार बढ़ता है एक अपेक्षा में कि भाई अर्निंग बढ़ रही है। एक समय आता है जब अर्निंग नहीं बढ़ती है कुछ कारणों से। जैसे 2008 में आप देख सकते हो, ये 28 का पी ऐसा नहीं था कि बाजार चल रहा था इसलिए हुआ। 28 का पी इसलिए हुआ क्योंकि बाजार चल रहा था, अर्निंग चल रही थी, पर बाजार में अर्निंग को ब्रेक लगी। बाजार तो एक लेवल पे होता है, अर्निंग की ब्रेक लगने से बाजार महंगा हो जाता है और धड़ाम से गिरावट आती है। तो बाजार को गिराता है कौन? महंगा पी नहीं, बाजार को गिराती है अर्निंग की ब्रेक। वैसे ही बाजार को चलाता है सस्ता पी नहीं। जब अर्निंग बढ़ती है, वैल्यूएशंस अपने, इसको हम क्या कह सकते हैं, ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशंस होते हैं, राइट? और अर्निंग बढ़ने लगती है तो बाजार आपका चलता है। यही चीज दोस्तों हमके पास्ट से हमको जानने को मिल सकती है जब हम हिस्टोरिकल निफ्टी को पी से देखते हैं। दोस्तों मैंने अर्निंग की बात की, यहाँ पे तो आपको खाली निफ्टी और क्या नजर आ रहा है? पी। दोस्तों ये चार्ट में मैंने अर्निंग भी डाली, अब देख सकते हो अर्निंग बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। दोस्तों अर्निंग कई बार नेगेटिव रही, 2002-3 तक आप देख सकते हो -7, -4, 7, -7, तो बड़े बुरे हाल थे। दोस्तों 2003 के बाद हमने देखा बाजार में अर्निंग बढ़िया रही करीबन 2008 तक। 2008 तक जब आपकी अर्निंग अच्छी थी, बाजार ने भी जबरदस्त रैली की। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार महंगा था। देखो ये पूरे 3 से लेके 8 तक बाजार प्रॉपर पी पे था, पर बाजार तो हर साल नया हाई लगाता था। क्यों? क्योंकि अर्निंग आपकी बिल्कुल बढ़िया थी। लेकिन 2008 में अर्निंग इतने लंबे समय बाद वापस से गिरी, तो बाजार गिरी, सॉरी, बाजार की अर्निंग गिरी, जिससे बाजार, राइट? तो बाजार को चलाता है गिराता है कौन? अर्निंग पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, राइट? अब प्रॉफिट का जो ग्रोथ है यही रियल है, क्योंकि हम बाजार में पैसा डालते क्यों है? प्रॉफिट कमाने को। बाजार में पैसा डालते हैं दोस्तों, बाजार यानी कि अलग अलग कंपनीज। अगर कंपनीज की अर्निंग गिरेगी तो हमें डिविडेंड भी कम मिलेंगे, हमारी बुक वैल्यू कम बढ़ेगी, जिससे बाजार गिरता है, राइट? तो बाजार को दौड़ाता है कौन? अगेन अर्निंग बढ़ती है हमारी, हमने कंपनियों में निवेश किया है, हमारी अर्निंग ग्रो करती है तो बाजार भी दौड़ता है। तो हमेशा एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों हमें बाजार से ज्यादा किसको ट्रैक करना है? दोस्तों अर्निंग को, ग्रोथ, कौन सा? प्रॉफिट ग्रोथ, राइट? तो तीनों चीजें दोस्तों साथ में चलती है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्स, प्रॉफिट और पी। दोस्तों सेल्स करीबन 15% से ग्रो करते हैं, क्योंकि इंडिया जीडीपी इतने परसेंट से नहीं बढ़ता है, पर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इतने परसेंट से दोस्तों जरूर बढ़ती है। तो 15% का ग्रोथ होना चाहिए और होता है। निफ्टी 15% के प्रॉफिट होनी चाहिए। अब प्रॉफिट जरूरी नहीं है हर साल 15 होंगे, प्रॉफिट दूसरी कई चीजों पे डिपेंड होते हैं। तो कई बार प्रॉफिट बहुत गिरते हैं, कई बार प्रॉफिट बहुत बढ़ते हैं। दोस्तों प्रॉफिट 15 से ज्यादा भी होंगे, 15 से कम भी होंगे, पर सेट किधर होंगे? सेल्स के साथ। 15% सेल्स के साथ। तो प्रॉफिट रहना पसंद करेगा सेल्स के साथ, पर वो रह नहीं पाएगा, झगड़ झगड़ करते ये लोग। प्रॉफिट 50% भी हो जाएंगे, प्रॉफिट -10% भी हो जाएंगे, तो ये सब गेम चलती जाएगी, राइट? पर एकदम बैलेंस्ड किसे कहेंगे? जब धंधा 15% हो, प्रॉफिट 15% हो और आपका पी 15% हो। अब पी जो होता है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, पी यानी बाजार, राइट? जब प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद होती है, पी बहुत दौड़ता है, हाई हो जाता है। जब
प्रॉफिट घटने की उम्मीद होती है, पीई भी उसके साथ दोस्तों क्या होता है, रिफ्लेक्ट। पर बैलेंस किसको कहेंगे? धंधा 15% से बढ़े, प्रॉफिट 15% से बढ़े, फी 15 से बढ़े। अगर इनमें से कोई भी चीज ज्यादा कम होती है तो दोस्तों वो बाजार पे इफेक्ट लाती है, राइट। फ्यूचर एस्टिमेट मेरे क्या है दोस्तों? मैं उम्मीद करूंगा निफ्टी 50 की जो कंपनीज है ये 15% से सेल धंधे इनके बढ़ेंगे। कितना ग्रोथ उम्मीद करें दोस्तों? 15% का सेल्स। सिमिलर वे में 15% के प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले 15 साल भी उम्मीद करूंगा। पर ये होगा नहीं, ऐसा रहेगा नहीं। धंधे 15 के आजू बाजू रहेंगे, कभी 10 हो जाएंगे, कभी 20 होंगे, राइट, पर साथ में रहेंगे। पर प्रॉफिट कभी 30% भी प्रॉफिट आएंगे, कभी -15% भी प्रॉफिट आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट वॉलेटाइल होते हैं। पर उम्मीद जब रखेंगे, उम्मीद क्या रखते हैं? 15% का लॉन्ग टर्म एस्टिमेट, लॉन्ग टर्म 15%। फेयर पी दोस्तों, मैंने फेयर पी लिखा है, मैंने पी नहीं लिखा है। पी जनरली सेल्स प्रॉफिट के साथ रहता है, पर फेयर पी दोस्तों यानी बिल्कुल सस्ता थोड़ी ना उम्मीद कर सकते हम कि भी मेरे को 10 पी पे मिले, 15 के पी पे, वो मिलेगा नहीं दोस्तों। हर बार मुश्किल से 4-5 सालों में एक आध बार ऐसी घटना घटती है, राइट, कि 15 के पी पे लेने को मिले। 10 एक साल में एक आध बार घटना घटती है 10 के पी पे मिले, राइट। तो मैं फेयर पी बिस का उम्मीद रख रहा हूं कि आने वाले समय में 15% से धंधे बढ़े, 15% से प्रॉफिट बढ़े, और पी मेरा 20 का रहेगा। अब 20 से ज्यादा बढ़ेगा तो वो वैल्यूएशन हाई कहलाएंगे, 20 से कम गिरेगा तो वो और लुक्रेटिव मेरी वैल्यूएशन होगी। दिस आर माय फ्यूचर एस्टिमेट्स। दोस्तों ये पास्ट देख सकते हो, बाजार कैसे 1000 से 20,000 दोस्तों, कई समय पे बहुत लंबा समय हुआ। जैसे यहाँ पे 1000 से 2000 आने में 9 साल लगे थे दोस्तों, राइट। 2000 से 3000 आने में 1 ही साल लगा, 3000 से 4 आने में 10 महीने ही लगे। तो बहुत सी बार आप देखोगे कम समय में बाजार चला है, ये तब चला है जब अर्निंग बढ़ी थी। तो अर्निंग पे ध्यान देंगे तो आप बाजार को ट्रैक कर पाओगे। जब अर्निंग पहले नहीं बढ़ती थी वो समय पे दोस्तों बाजार भी नहीं चलता था, राइट। इधर आप देख सकते हो बाजार कम समय में अगर ऊपर जाता है तो वो तभी होता है जब अर्निंग अच्छी हो, राइट। फ्यूचर एस्टिमेट क्या है मेरे दोस्तों? निफ्टी 2022-23 यानी अभी साल, हमने लास्ट ईयर किधर देखा? 18888 का दोस्तों हमने लास्ट ईयर 2022-23 का हाई देखा। 15183 का हमने लो देखा था। तो बाजार का ये हाई लो पिछले साल का था। फॉरवर्ड ये साल मैं क्या उम्मीद करूंगा? 23-24 दोस्तों वैसे तो खत्म होने को आया है, राइट। अभी कितने महीने बाकी है? ये हम नवंबर में बात कर रहे हैं, राइट। तो 4 महीने अभी भी बाकी है, 5 महीने कहेंगे, नवंबर भी पूरा। तो ये साल की हम उम्मीद क्या रखेंगे पता है? 23,621 अगर आता है तो ये हाई पी, 16,432 आता है तो ये लो पी। फेयर पी कितना है दोस्तों? 2540 इज योर फेयर पी, राइट। तो 23,600 पे ले नहीं सकते, पर हाँ 20,540 पे भी अगर लेते तो बहुत महंगा नहीं है। पर 16,432 ये साल के लिए दोस्तों अच्छे वैल्यूएशन हुए, राइट। तो आने वाले समय में इसी प्रकार से जैसे हमने अर्निंग को बढ़ते देखा था 2029-30 के लिए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों 29-30 के लिए हमारा फेयर पी क्या रहेगा? 40,000 हमारा दोस्तों फेयर पी हो जाएगा। तो हम आप देख सकते हो 20 से 40 यानी नेक्स्ट 7 ईयर में हमारा जो फेयर वैल्यूएशन है निफ्टी का वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 40,000 टारगेट है दोस्तों, बढ़ इससे भी ज्यादा सकता है। अच्छे केस में, मैंने ये बेस्ट केस वर्स्ट केस दिया हुआ है, अच्छे केस में 46,000, बेकार केस में भी 32,000। तो दोस्तों आपको अगर आप कोई भी भाव पे लेते भी हो, जब आप एक लंबे समय तक रहते हो बाजार में दोस्तों, तो आपको पैसा तो मिलता है, राइट। 2030-35 में मेरा फेयर वैल्यूएशन ही 71,000 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों निफ्टी की अर्निंग बढ़ती, राइट। तो जितना आप समय देते हो कुछ भी नहीं करके भी पैसे कमाएंगे, समझे कि नहीं। पर पैसे कब घुमाते हो पता है आप? जब लालच में आ जाते हो, जब साल दर साल की अर्निंग देखने लगते हो, जब डेरिवेटिव और स्पेकुलेशंस मोड पे चले जाते हो दोस्तों, राइट। नहीं तो बाय होल्ड और अर्न, बाजार बिल्कुल सीधा है दोस्तों। हम अभी इधर है, अब हम तो इतने वर्षों से
इन्वेस्ट कर रहे जब बाजार कुछ ऐसा हुआ करता था ना, हमारे साथ ऐसा हुआ कि भी बाजार सीधा चला, ना आपके साथ ऐसा होगा बाजार सीधा देखोगे। बाजार में गिरावटें आएगी, ऐसे भविष्य में भी आएगी। मैंने यहाँ पे आपको 30 तक का 40,000 का फेयर वैल्यूएशन बताया, पर इसका मतलब ऐसा नहीं सीधी रेखा, बाजार तो रोलर कोस्टर मोड में चलेगा। बैड इकोनॉमी में ज्यादा एसआईपी करो, राइट? जब बाजार गिरता है तो आप बाइंग मोड पे आ जाओ, बराबर है दोस्तों। डिविडेंड एस्टिमेट जैसे मैंने आपको बताया, चलो 1,000 से 20,000 आया, पर आपकी अर्निंग ये नहीं है खाली दोस्त, चलो ये तो अभी 1,000 का 20,000 है, तो 20,000 आप बेचोगे तो फायदा है, राइट? तो भाव तो बेचने पे फायदे होते हैं, पर ऐसा नहीं है खाली भाव की अर्निंग होती है दोस्तों। यहाँ पे आपको अर्निंग रियल भी होती है। जैसे अगर आपने पहले पैसे डाले हुए हैं, 200 रुपया डिविडेंड आज आपको दोस्तों आता है, तो 200 डिविडेंड का मतलब क्या है दोस्तों? 200 डिविडेंड का मतलब 1,000 का निफ्टी लिया दोस्तों, 20% आज आपको डिविडेंड बैंक में जमा हो, 20%। तो दोस्तों ये बुरा थोड़ी ना है दोस्तों। यही डिविडेंड इस साल 308 होने वाला है, 308 दोस्तों। 2030-35 नेक्स्ट 12 ईयर में, 11 ईयर में हम यही डिविडेंड को 1,000 देखेंगे। तो अभी देखो, जिन लोगों ने पैसे डाले थे दोस्तों, राइट, उन्होंने जितने इन्वेस्ट किए उतना तो उनको साल का डिविडेंड आने लगा। अब ये पूरे सफर में रोलर कोस्टर तो रहा होगा, बाजार गिरा होगा, पर जो निवेशक है उनकी अर्निंग कब बंद हुई बताओ मेरे को? कभी भी नहीं। तो फिर बाजार हमें हैरान करता है दोस्तों। जब बाजार गिरता भी है टेंशन कर लेते हो, आपको अर्निंग तो आ ही रही ना, और वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही दोस्तों अर्निंग आपकी बढ़ती जाएगी, कोई चिंता नहीं करने की दोस्तों। आपने जो पैसा डाला है, ईयर ऑन ईयर जिंदगी भर पैसा मिलना है। इंडिया में लोग कंज्यूम करेंगे, आपका पैसा आना है दोस्तों। अभी निफ्टी 50 का क्या हाल दोस्तों? करंट अगर मैं देखूं Q1 के जब नतीजे आए दोस्तों, 7% निफ्टी का ग्रोथ था, 7%। अच्छा ग्रोथ नहीं था। क्यों अच्छा ग्रोथ नहीं था? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है जो निफ्टी में धंधे को कंट्रीब्यूट करती है, जैसे खुद रिलायंस इंडस्ट्री, उनका धंधा गिर के आया था। दूसरी जो ऑयल गैस की कंपनी है दोस्तों, उनके भी धंधे गिर के आए हुए थे, राइट? तो कुछ बड़ी कंपनियां जो कंट्रीब्यूटर कंपनीज है निफ्टी 50 में दोस्तों, उनके धंधे अफेक्टेड थे। दूसरी कंपनियों के धंधे अच्छे थे, इन्होंने ग्रोथ दिया। तो 7% मतलब देखो, उम्मीद कितनी करने की? 15 की, पर आया कितना? 7। तो ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहा दोस्तों Q1 का। पर प्रॉफिट आपके Q1 के दोस्तों अच्छे थे, 21%। लेकिन हमेशा ये याद रखो दोस्तों, 21% के प्रॉफिट है तो आपको 21 का पी मिलता है, 21 का पी बराबर है। लेकिन धंधे कम हो तो प्रॉफिट गिर सकते हैं धंधे की ओर। इसीलिए हमेशा धंधा देखने का दोस्तों, 21% का प्रॉफिट 60% भी आ सकता है, राइट? क्यों? अगर धंधे न सुधरे तो धंधों का सुधरना जरूरी है। Q1 के क्या हाल थे? सेल्स वर नॉट गुड, प्रॉफिट वर गुड। वाई? क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट टूटे थे, इस बार अच्छे। और पी आपका 22 का था दोस्तों, 21 मतलब प्रॉपर पी हुआ। अब अभी क्या हुआ? H1 के नतीजे आ गए दोस्तों। तो Q1 में जब Q2 को हमने ऐड किया तो दोस्तों सेल्स आपके सुधर के आए, 7.7% का 10.7। अभी मैं कह सकता हूं चलो इट्स गुड। 11% से सेल्स ग्रोथ है, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है। आपका पी दोस्तों इस केस में 25 का आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 25 टिक नहीं सकता, क्योंकि 25 का प्रॉफिट भी नहीं टिकेगा, ये धंधे की ओर आएगा, राइट? तो पी आपको 10 यानी 11 से 25 के बीच में मिलेगा, राइट? अगेन मैं कहता हूं 20-21 के पी पे आता है, कम होता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपको अभी के हिसाब से पिछले साल से 25% डिविडेंड भी ज्यादा आए होंगे, तो क्यों? कंपनियों के प्रॉफिट भी बढ़े, राइट? तो चिंता की कोई बात नहीं है, ग्रोथ अच्छा है। यस, धंधे थोड़े और बढ़ने चाहिए, इतने अच्छे नहीं है। क्यों इतने अच्छे नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड अफेक्टेड है दोस्तों। बड़ी बड़ी आईटी की कंपनीज का ग्रोथ कम है, ऑयल गैस का ग्रोथ कम है, इन्होंने सेल्स इस साल का बिगाड़ा है। दो हमारी उम्मीद से भी कम है। हमने कितना उम्मीद किया था? हमने उम्मीद किया था ये साल करीबन 12-15% से धंधे बढ़ेंगे, 21% से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट हमारी उम्मीद से ज्यादा है, पर धंधे हमारी उम्मीद से कम है। हम तो दोनों को दी, बराबर है दोस्तों। ये चार्ट आपके सामने है, जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, ये वही चीज है, राइट? 7 का 10 हो गया, डेट्स ग्रेट। 21 का प्रॉफिट 25 हो गया, डेट्स ऑल्सो ग्रेट। पी वही है दोस्तों, 22 का 22, राइट? तो फर्दर में क्या उम्मीद कर रहा हूँ?
मैं उम्मीद कर रहा हूं और सेल्स सुधर के दोस्तों हम 12% का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट 21% के हम देखेंगे और पी भी 21 का रहना चाहिए। बराबर है। दिस इज अवर एस्टिमेट फॉर निफ्टी। दोस्तों मार्जिन देख लो, पिछले साल आपकी कंपनियों के मार्जिन 9.3% थे क्वार्टर वन में। पिछले साल जब H1 आए तो मार्जिन और गिरे थे, इसीलिए पिछला साल दोस्तों आपके लिए डेंजरस था। राइट। पिछले साल प्रॉफिट अच्छे बढ़े नहीं और बाजार गिरावट में था। ये साल क्या दोस्तों, क्वार्टर वन आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वार्टर के सामने और H1 के सामने क्वार्टर वन लाजवाब, 11% के प्रॉफिट मार्जिन थे आपकी कंपनियों के। क्वार्टर टू के अपडेशन के बाद दोस्तों मार्जिन थोड़े कम हुए। राइट। येट वी विल से पिछले साल से हम अच्छी पोजीशन, इसीलिए मैंने एस्टिमेट रखा है 21% प्रॉफिट ग्रोथ का। प्रॉफिट तो दोस्तों ये साल अच्छे ही रहेंगे। राइट। और ये मार्जिन वापस 11-12% आ जाए तो ये खुश खबर होगी। राइट। अब दोस्तों मैंने ये डेटा भी इसके लिए दिया है ताकि थोड़ी ये हमें पता चले कि भी निफ्टी को 1000 से 20,000 लाने में, सॉरी 10,000 से 20,000 की जर्नी में कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है। 10 से 20 डबल की जर्नी, तो 10 से 20 की जर्नी के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है दोस्तों रिलायंस। राइट। दोस्तों रिलायंस ऑयल गैस में होता तो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, पर रिलायंस को कंट्रीब्यूट क्यों किया, रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल। राइट। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हुआ रिलायंस, फिर आईसीसी बैंक, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलएनटी, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट, बजाज फाइनेंस, ये सब दोस्तों निफ्टी के कंट्रीब्यूटर है। अब आप बताओ मेरे को, कंट्रीब्यूटर कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है क्या? अगर पिछले 10 साल से है तो पिछले 10 साल की रैली का भी फायदा हुआ होगा। पर लोग क्या करते हैं, लोग कंट्रीब्यूटर कंपनी नहीं रख के क्या लेते पता है, वो सस्ता सस्ता लेने का। ऐसे में क्या होता है, कंट्रीब्यूटर कंपनी नहीं होती। मैं शांति से ये डेटा आपको दूंगा तो आप देख लेना, क्या आपके पास ये कंट्रीब्यूटर कंपनियां पोर्टफोलियो में है। राइट। ये पास्ट 10 ईयर की कॉन्ट्रीब्यूट, पास्ट 10 to 20,000 के निफ्टी के कंट्रीब्यूटर है। राइट। ये है तो आपका पोर्टफोलियो भी 10,000 से 20,000 हुआ तो पोर्टफोलियो भी डबल हुआ होगा ना दोस्तों। राइट। उसी प्रकार से ये अंडर कंट्रीब्यूटर है। राइट। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर जिन्होंने निफ्टी को नीचे खींचा है। अब यस बैंक, वेदांता, इंडिया बुल, अदानी, जी, इंडस टावर, आईओसीएल, एचपीसीएल, हीरो, इंडसइंड, अब ये सारी जो कंपनी है क्या ये पोर्टफोलियो में है? अगर ये है तो बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि ये वो कंपनियां थी जिन्होंने 10,000 से निफ्टी गया 20,000, पर ये कंपनियों ने तो निफ्टी को नीचे खींचा है। तो इन कंपनियों में आपके पैसे नहीं बने होंगे दोस्तों 10,000 से 20,000 में। ये निफ्टी ड्रैगर है। चलो 10,000 से 20,000 का जो हुआ हो, पर अभी 20 से 30 बाजार आने वाला है, तो 30,000 में अपने पास क्या होना चाहिए दोस्तों, कंट्रीब्यूटर। राइट। कंट्रीब्यूटर रखोगे तो दोस्तों पोर्टफोलियो बढ़िया बढ़ने वाला है। राइट। यही 10 से 20,000 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस, 3400 पॉइंट। सेकंड कंट्रीब्यूटर था आईटी, भले आईटी अभी बुरा है पर ये कंट्रीब्यूटर है। थर्ड कंट्रीब्यूटर था ऑयल एंड गैस, लेकिन इसमें एक एरर है, ये ऑयल एंड गैस बताता है लेकिन ये रिलायंस की वजह से, अगर रिलायंस इसमें से निकाल दो तो ऑयल एंड गैस ने दोस्तों ड्रैग किया है निफ्टी को नीचे। राइट। तो रिलायंस समझो ऑयल एंड गैस नहीं, बराबर है, क्योंकि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन कितना था देखो अभी 1545 दिख रहा है, और ऑयल एंड गैस का कंट्रीब्यूशन भी 1545। इसका मतलब क्या, रिलायंस निकालो तो ऑयल एंड गैस का कंट्रीब्यूशन जीरो है। राइट। एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन 731, कंस्ट्रक्शन 473, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल, ये सब है कंट्रीब्यूटर। राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पूरे 10,000 से 20,000 के पोर्टफोलियो के दरमियान कंट्रीब्यूटर सेक्टर रखे होंगे अपने पोर्टफोलियो में। जो पोर्ट सेक्टर नीचे ला रहा है वो नहीं रखा होगा, ये भी मैं उम्मीद करूं। राइट। अगेन पास्ट देखो, अब फ्यूचर देखने के लिए भी ये सोचो, चलो अब मैं क्या रहा हूं, बराबर के नहीं दोस्तों। ये पास्ट मैंने 1995 से अब तक का डेटा दिया है। फाइनेंशियल सर्विस अगर कंट्रीब्यूटर रहा तो देखो इनका स्टेक बढ़ा है पूरे निफ्टी में, जैसे ये 20% थे ये 37% हो चुके, आईटी तो था ही नहीं, आज ये 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। राइट। तो इसी प्रकार से देखो ऑयल एंड गैस भी आप समझो ये किसकी वजह से, रिलायंस की वजह से, नहीं तो ऑयल एंड गैस नेगेटिव हो जाता। बराबर। एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, यू कैन चेक दोस्तों, जिनका स्टेक बढ़ रहा है वहां पे अपना स्टेक ज्यादा होना चाहिए। कि आज निफ्टी 50 का वेटेज मैंने दिया, निफ्टी का नहीं, निफ्टी 50, ध्यान रखना ना। तो निफ्टी 50 का वेटेज जब मैं देखूं तो सबसे बड़े दो कंट्रीब्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। राइट। फिर आता है
दूसरी सब कंपनीज। राइट, निफ्टी 50 में ये दो सेक्टर का बड़ा महत्व है दोस्तों। ये वो 12 कंपनीज है जो निफ्टी के इंसेप्शन से निफ्टी में है, अभी तक है। राइट, अभी तक है या टिल। अब एचडीएफसी निकल गई तो इनकी जगह कोई और ले लेगा, बराबर। अब एचडीएफसी एक नाम यहां से दोस्तों डिलीट हो जाएगा। राइट, सो ये वो कंपनियां थी जिन्होंने इतने वर्षों से अभी भी निफ्टी में है। दूसरी कंपनियां कहाँ गई इनके अलावा की दोस्तों? कुछ नई इमर्जिंग कंपनीज ने दोस्तों इनकी जगह ली। रिटर्न दोस्तों आपको कैसे मिले, ईयर यू कैन सी। जब आप समय लेके दोस्तों बाजार में आए, पिछले 15 साल के रिटर्न 12% के है, 10 साल के भी देखो 14% के है। तो जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, आपको एश्योरिटी, देखो ये तो रिटर्न मिले कि नहीं, ऐसी कोई एश्योरिटी होती नहीं है। पर देखो पास्ट कहता है जब आप समय लेके आए तो रिटर्न आपको मिले हैं। अब पिछले एक साल में 14% मिले, पर ये टिकेगा नहीं। जरूरी नहीं है ये 1 साल, 3 साल, 5 साल ये सब वॉलेटाइल होते हैं, लॉन्ग टर्म वॉलेटाइल नहीं होते दोस्तों, बराबर। यहाँ पे कैलेंडर ईयर रिटर्न, यानी कि कौन से साल में कितने रिटर्न है, यू कैन सी। पिछले 23 सालों में 1 2 3 4 5 साल बड़े भयानक थे। ये एक ही साल में बाजार आधा हो गया था, ये एक ही साल में बाजार 23% टूटा था। राइट, ये कैलेंडर ईयर रिटर्न है दोस्तों, बराबर। तो नेगेटिव रिटर्न भी आए, पॉजिटिव रिटर्न भी आए, ऐसा भी आपको आने वाले 20 साल में भी होने वाला है। तैयारी रखने की हर चीज की। जब बहुत अच्छे रिटर्न हो तो बहुत खुश भी नहीं हो जाने का, बराबर। तो दोस्तों जो मैंने डेटा दिया है डेली रोलिंग रिटर्न, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से नए लोगों ने डिमेट अकाउंट खोले हैं और उनको आशा है मैं भी पैसा कमाऊंगा। भाई तुम 100% कमाओगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया बढ़ेगा। पर तुम 1 साल 2 साल सोचोगे तो दोस्तों नुकसान करोगे। यस, बोल्डली मेरे को कहना पड़ेगा। क्यों? आप देख सकते हो दोस्तों, 0% की प्रोबेबिलिटी जब आप 10 साल लेके आए तो कितनी है? नेगेटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 0% है, बिल्कुल। पर जब आप 1 साल में इन्वेस्ट करते हो, 25% समय ऐसा हुआ है दोस्तों कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। अब नेगेटिव तो छोड़ो दोस्तों, 5% से कम रिटर्न भी क्यों लेने के? 5% से कम रिटर्न, वो भी 5% तो एफडी देती है। तो वो भी प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है जब हम कम समय के लिए निवेश करते हैं। इसलिए मैं जनरली, कोई भी मुझे पूछे, मैं क्या कहता हूँ? 10 साल के लिए दोस्त बाजार में पैसा डालने का। अगर आप 10 साल के लिए आते हो दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं। राइट, 10 साल से कम समय के लिए आते हो दोस्तों, रिस्क ला रहे हो आप। राइट, तो गिव सम टाइम, आपको एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिलते हैं। देखो 10 ईयर में कितने हैं? 14.2%। 43% प्रोबेबिलिटी थी दोस्तों यहाँ पे 15% प्लस रिटर्न भी पाने की। राइट, अभी दोस्तों निफ्टी 50 के नतीजे H1 के आ चुके। कंसिडरिंग H1 डेटा, मैं कह सकता हूं दोस्तों कि अभी हमारा क्लब बढ़ता जा रहा है 5 लाख करोड़ प्लस की कंपनियों का। राइट, रिलायंस तो दोस्तों 9-10 लाख, रिलायंस तो 10 लाख करोड़ का अभी खिलाड़ी हो गया है। इस साल ग्रोथ किया नहीं दोस्तों। अगर इस साल रिलायंस ग्रोथ करता तो रिलायंस इस साल 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करता। रिलायंस की जितना धंधा करने वाली LIC और IOC, देखते हैं कौन 10 लाख करोड़ पहुंचते हैं। राइट, पर 5 लाख करोड़ के क्लब में दोस्तों ये दूसरी 3 कंपनी ऐड हो जाएगी। राइट, अभी कौन है? IOC भी है, LIC भी है। राइट, निफ्टी 50 में वो लोग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, ये निफ्टी 50 के खिलाड़ी। तो निफ्टी 50 के खिलाड़ियों में दोस्तों ONGC, SBI और BPCL, ये 3 नए खिलाड़ी इस साल आएंगे जो 5 लाख करोड़ प्लस का टर्नओवर करेंगे। खुशी की बात है। और एक खुशी की बात है दोस्तों निफ्टी के लिए, 50,000 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी अभी इस साल बढ़ जाएगी। जैसे रिलायंस तो ऑलरेडी पिछले साल 50,000 करोड़ कर दिया, SBI ने भी कर दिया। पर ये साल का ट्रेंड देख के लगता है कि ये दोनों कंपनियां करीबन 70-75,000 करोड़ के प्रॉफिट तो करेगी। गुड, अच्छा बेंचमार्क SBI भी दोस्तों ये हासिल करेगी। पर ONGC और HDFC बैंक, ये दोनों कंपनी ऐसी होगी जो ये साल 50,000 करोड़ के बेंचमार्क प्रॉफिट को पार करने वाली है। तो खुशी की बात है दोस्तों, इंडिया में 4 कंपनी हो गई 50,000 करोड़ के प्रॉफिट। राइट दोस्तों, मैं जब डेटा बनाता था तब मैं 10,000 करोड़ के प्रॉफिट का डेटा बनाता था, वो भी उस समय बड़ा लगता। राइट, टॉप परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज दोस्तों अभी H1 के नतीजे आए तो कौन सी है? प्राइवेट सेक्टर बैंक दोस्तों, Q1 में भी अच्छा धंधा था, अभी भी उनका सेल्स ग्रोथ 36% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 35% है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक दोस्तों होना चाहिए। तो देखो इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हाई इंटरेस्ट रेट में ना आपको
बैंकिंग में रिटर्न अच्छे आएंगे ना फाइनेंस में आएंगे, पर ये हाई के हाई रहेगा थोड़ी। जैसे इंटरेस्ट रेट की साइकिल नीचे को प्राइवेट सेक्टर बैंक फाइनेंस दोनों दौड़ेगा, क्योंकि डिमांड दोनों में एक भी जगह कमी नहीं, दोनों की डिमांड स्ट्रांग है। प्राइवेट सेक्टर बैंक स्ट्रांग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी स्ट्रांग, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग यानी यहाँ पे आप बजाज फिनसर्व गिन लो क्योंकि निफ्टी 50 के डेटा है, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक के भी दोस्तों ग्रोथ जबरदस्त है, 32%। अब यहाँ पे एसबीआई हुई है ना, 32% का ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ। सिविल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, एलएनटी, बढ़िया। पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज, अदानी पोर्ट है, अच्छा ग्रोथ। पैसेंजर कार्स, बहुत अच्छा ग्रोथ है दोस्तों, कार का भी 24% ग्रोथ। तो ये कुछ वो सेक्टर है जहां पे ग्रोथ अच्छे है, राइट। जेम्स ज्वेलरी, बढ़िया ग्रोथ। जेम्स ज्वेलरी में क्या है ना, प्रॉफिट अच्छे नहीं, राइट, तो करेक्शन में है टाइटन, बट इट्स ऑल राइट, डिमांड बहुत बढ़िया है। लाइफ इंश्योरेंस, बढ़िया डिमांड है दोस्तों। सीमेंट, स्ट्रॉन्ग डिमांड, धंधे भी सुधरे इनके। हॉस्पिटल में डिमांड अच्छी है, प्रॉफिट नहीं अच्छे, हॉस्पिटल यानी अपोलो हॉस्पिटल। टू थ्री व्हीलर बढ़िया दोस्तों, सुधार आ गया है, राइट। पूरा शांति से डेटा देख लो दोस्तों, कौन है टॉप परफॉर्मिंग, वहां पे वेटेज ज्यादा रख, राइट। इनके मैंने पी भी दिए हुए, देखो कुछ टॉप परफॉर्मर भी है और उनके पी भी सस्ते, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक सस्ते पी पे मिल रहा है। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको फेयर वैल्यूएशन पे क्यों मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई, प्रॉफिट डाउन, जिससे वैल्यूएशन नीचे। पब्लिक सेक्टर बैंक, इवन एनबीएफसी आप कह सकते हो, देखो दोस्तों, सेल्स ग्रोथ 34, प्रॉफिट 30 और पी 34, तो सस्ता ही है ना, बराबर। पर जैसे यहाँ पे जेम्स ज्वेलरी, धंधे बढ़िया है, प्रॉफिट अच्छे नहीं है, इसलिए पी ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी हमको कैश रखनी पड़ेगी हमारे पास, राइट। टू थ्री व्हीलर देखो लुक्रेटिव, ऑलराइट। तो देख लेना शांति से पी के साथ कंपेयर करके दोस्तों, तीनों चीज होनी चाहिए, धंधा भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, पी भी होना चाहिए, बराबर है। मैंने कुछ कंपनियां लिखी है टॉप की, जहां पे धंधे भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे और वैल्यूएशन भी अच्छे, ये सब वही कंपनी लिखी है जहां पे वैल्यूएशन हमारी तरफ है। ये वो कुछ सेकंड और थर्ड लाइन में कंपनियां हैं जहां पे ग्रोथ अच्छा है पर वैल्यूएशन हमारी तरफ नहीं है, राइट। वैल्यूएशन थोड़े हाई हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेना है, पर कैश भी रखनी है दोस्तों। ये वो एवरेज टू बेड परफॉर्मिंग वाली कंपनी है, सेक्टर है दोस्तों। ये सेक्टर के ग्रोथ इतने अच्छे नहीं है दोस्तों, राइट। जैसे कोल सेल्स ग्रोथ 5%, राइट। अब ये तो फिर भी कोल के लिए अच्छा है, क्योंकि अब तक तो कोल नेगेटिव ग्रोथ में हुआ करता था दोस्तों। पेंट एक ऐसा है जहां पे ग्रोथ बढ़िया रहता था, अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन 3.5%, तो ये साल पेंट के लिए रह सकता है पूरा। प्रॉफिट दोस्तों बढ़ रहे हैं, पर धंधे भी तो चाहिए, राइट। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, एचयूएल, आईटीसी जिधर आती है, राइट, इन लोगों के इस बार आईटीसी का जैसे नेगेटिव ग्रोथ है, एचयूएल लो ग्रोथ है, राइट। तो पूरा देख लो शांति से दोस्तों, ये वो सेक्टर है जहां पे परफॉर्मेंस बेड टू एवरेज। दोस्तों अब ये लिस्ट में मैंने क्या लिया हुआ है, कंपनीज विद डबल डिजिट ग्रोथ। निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां हैं जो डबल डिजिट से ग्रोथ कर रही है, देख लो शांति से। इस बार का H1 ग्रोथ देखने का दोस्तों, राइट। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ना टाटा मोटर, ना एक्सिस बैंक, ना, आप देख रहे हो फिनांस अच्छे ही है, राइट। तो देखो सेल्स ग्रोथ, देखो प्रॉफिट ग्रोथ, देखो और उसको पी से सेट करो। पी कब देखने का, लेने के टाइम। ये कंपनियां तो लेनी ही चाहिए ग्रोथ वाली, राइट। पर लेने समय डिसीजन देगा कि मैं ज्यादा लू कि कम लू, वो पी बताएगा, ऑलराइट। सो दिस वर डबल डिजिट ग्रोथ वाली कंपनियां। ये वो है दोस्तों जो पे सिंगल डिजिट या लो ग्रोथ है, जैसे अदानी एंटरप्राइज नेगेटिव सेल्स ग्रोथ, तो प्रॉफिट भी टूटे। यूपीएल नेगेटिव दोस्तों, केमिकल की कंपनियों की इस बार हालत टाइट है ना, ऐसा मत बोलना एवरेज करो, अभी नहीं करने की, धंधा तो सुधरने दो फिर एवरेज करना, राइट। सो यूपीएल, ना ओएनजीसी, ना डिविज लैब, ना बीपीसीएल, ना टाटा स्टील, ना हिंडाल्को, ना आईटीसी, ना रिलायंस, ये सब नेगेटिव ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, ऑलराइट। देख लो शांति से दोस्तों। मॉडल, जैसे हम लोग जो इंडिया फंड फंड में जिस प्रकार से पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से सेल्स ग्रोथ अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ होने चाहिए, लॉन्ग टर्म उम्मीद होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म सेल्स भी अच्छे आएंगे, प्रॉफिट भी अच्छे आएंगे, और वहां पे दोस्तों हम लोग फंड एलोकेट करते हैं। तो जो एलोकेशन देते हैं उसके हिसाब से करीबन 59% हमारा लार्ज कैप में स्टेक रहता है, 23 मिड कैप, 18 स्मॉल कैप। तो इसको दोस्तों, ये कोई लार्ज कैप पोर्टफोलियो नहीं है, ना ये स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, ये वन टाइप ऑफ मल्टी कैप पोर्टफोलियो जैसा हुआ, राइट।
ऐसा कर सकते हो आप लोग, मैं नहीं कहता हूं कि फंड में इन्वेस्ट करो, मैं नहीं कहता हूं हमको ही दो, अरे आप भी कर रहे हो कोई बात नहीं ना, पर कोई एक के पीछे मत दौड़ो, खाली स्मॉल कैप के पीछे पड़ोगे, खाली लार्ज कैप के पीछे पड़ोगे, गलत स्ट्राइट। कंप्लीट जो कंपनी डिजर्व करती है उसको पैसा दो, राइट। तो लार्ज कैप के पोर्टफोलियो में मैंने पूरा वेटेज दिया हुआ है दोस्तों। अगर 59% वेटेज है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कंपनी में दोस्तों। वेटेज दिया होगा दो तीन कारणों से, एक लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ को ध्यान में रख के, दूसरा क्वालिटी को ध्यान में रख के कि भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आएंगे कि नहीं आएंगे, और तीसरा करंट ट्रेंड भी हम देखते हैं। मान लो करंट ट्रेंड उनका बिगड़ा हुआ होता है तो हम वेटेज उनका डिक्रीज भी करते हैं, राइट। तो दिस इज योर लार्ज कैप पोर्टफोलियो, दिस इज योर मिड कैप पोर्टफोलियो। मिड कैप में कौन सा कंपनी कितना वेटेज यू कैन चेक, स्मॉल कैप में कौन सी कंपनी को कितना वेटेज मिल रहा है, राइट। सो दिस ऑल वर अबाउट कंपनीज। इंडस्ट्री वाइज कैसे वेटेज दिया है दोस्तों, 32% पैसा हमने 100 में से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में डाला हुआ है, 24% फाइनेंशियल सर्विस में, 12% आईटी में। अब देखो मैं आपको 1.5 साल पुराना बोलूं तो उस समय आईटी भी 20% जैसा हुआ करता था। पर क्यों कम वेटेज है, क्योंकि ग्रोथ कम आ रहा है। तो ग्रोथ कम आ रहा है, अभी कब तक कम ग्रोथ रहेगा, जब तक कम ग्रोथ रहता है तब तक फिर क्या करेंगे, ये तो नहीं चलेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आईटी लॉन्ग टर्म बुरा है, आईटी तो बढ़िया ही है और मस्त कमा के देंगे, लेकिन अभी जब ग्रोथ कम है तो वेटेज क्यों ना कम रखे, जैसे ग्रोथ आएगा हम वेटेज बढ़ा देंगे, राइट। सो 7% कॉमोडिटीज यू कैन चेक एट योर सुटेबल टाइम। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हम किसको सबसे ज्यादा किसको कम वेटेज दे रहे हैं दोस्तों, जो ज्यादा कम किसकी वजह से है, considering long-term sales growth, considering long-term profit growth, that is quality, and even we are considering current trend, right? तो इनके हिसाब से ये कुछ हमने वेटेज यहाँ पे दिए हुए। फाइनेंशियल सर्विस में क्या हाल है, कौन सी कंपनियां हैं, कितना वेटेज, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या, एफएमसीजी में क्या, कॉमोडिटीज में क्या, इंडस्ट्रियल्स में क्या, हेल्थ केयर में कैसा वेटेज, एनर्जी में कैसा, सर्विसेज में, टेलीकॉम में, राइट। टेलीकॉम मतलब देखो रिलायंस में पैसा डाल रही है, एनर्जी जरूर लिखा है पर ये एनर्जी नहीं है। रिलायंस में 2 रुपया रिलायंस रिटेल के नाम जाएगा, यानी अगेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। दूसरा 2 रुपया आएगा टेलीकॉम के नाम, डिजिटल, राइट। टिमलीज, इंडिगो। सो कुछ ऐसी कंपनीज दोस्तों फिर भी है जो अभी भी ग्रोथ भी है और वैल्यू अपॉर्चुनिटीज भी है, उनके मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिए हुए हैं दोस्तों। मैं सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देख लेना शांति से आप लोग। एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिया हुआ है, सेल्स ग्रोथ Q1 का मैंने दिया हुआ है। अभी वेटेज कितना था, अभी Q1 Q2 ऐड होने के बाद कितना ग्रोथ है, तो ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं, राइट। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट 19 लिखा है, असल में 40% है, पर 19 क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विटी बढ़ गई ना, एचडीएफसी के शेयर होल्डरों को भी ये मिला, तो रियल इफेक्ट 19 आएगी, राइट। और पी 17 है। सो कंसिडरिंग दिस, यस वापस से 13 आता है तो हम जरूर अच्छी क्वांटिटी ऐड करेंगे, और टारगेट हमारा हम इसी साल का 1944 रखेंगे। कब, जैसे साइकिल उल्टी आती है इंटरेस्ट रेट की। बजाज फिनांस, यू कैन चेक एवरीथिंग, राइट। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, एसबीआई, बराबर ना, देखो कितने लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, अभी भी दोस्तों वैल्यूएशन तो अच्छे ही है। एल एंड टी, राइट, देखो यहाँ पे सब कितने नेगेटिव थे, पर देखो ग्रोथ था तो बढ़िया रैली हमने देखी कि नहीं, यहाँ पे अभी भी दोस्तों अच्छे वैल्यूएशन है। ये रैली में अभी 3500 तक तो उम्मीद करूंगा, राइट। मारुति 16,000 दोस्तों 2 साल में उम्मीद करेंगे दोस्तों। ये नहीं चला था, क्यों, क्योंकि उस समय सेल्स ग्रोथ नहीं थे। अभी सेल्स ग्रोथ जोरदार है, ब्रेकआउट मिलना चाहिए, राइट। एचडीएफसी लाइफ 4 साल 3 साल बिगड़े, अब दोस्तों यहाँ पे हम रैली देखेंगे 889 की ओर, राइट, ऐड कर सकते हैं। सिमिलर वे आईसीसी लोम्बार्ड, राइट, यू कैन एक्सपेक्ट गुड रैली। टाइटन, अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वंडरला, राइट। मैंने 5% प्रॉफिट बुकिंग भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो लोअर लेवल पे काफी लिए हुए थे, तो 5% प्रॉफिट बुक शॉक से कर सकते, राइट। देखो 20% से धंधे बढ़ रहे, 30% से प्रॉफिट बढ़ रहे, और पी भी 30 आ गया है, बराबर। तो पी भी 30 है, और सेल्स और प्रॉफिट 20 और 30 के आसपास है, तो पी 25 होना चाहिए, बराबर। तो गिरावट आती है तो ऐड भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है कोई। वोल्टास, मैप माई इंडिया,
राइट। 32-37 टारगेट अगले साल ही मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे, राइट। बढ़िया ग्रोथ था। आईआरसीटीसी लंबे समय के इन्फ्लेशन ट्रबल के बाद अब निकल रहा है दोस्तों। इंडिगो एकदम जोरदार ग्रोथ दोस्तों, 3700 उम्मीद करेंगे अगले साल। डॉक्टर लालपत पूरे पूरे 2 साल के बाद अब दोस्तों ग्रोथ आया है। रिसेंट ग्रोथ कितना, धंधा 10% से बढ़ा, प्रॉफिट 48% से बढ़ा, पी 74 है। तो गिरावट में ध्यान रखो दोस्तों। 3800 देखो, अभी लाइफ टाइम हाई उम्मीद नहीं करेंगे, बराबर। लाइफ टाइम हाई उम्मीद कब करेंगे, जब ग्रोथ ये 15-20% वापस आ जाता है तब। ऑलराइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोस्तों, रियल एस्टेट तो हम कह ही रहे हैं, जबरदस्त बुकिंग चल रहे हैं, राइट। सो या यहाँ पे हम ब्रेकआउट तो देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी में। सीडीएसएल लाइफ टाइम हाई डिमेट अकाउंट्स, लाइफ टाइम हाई इन्वेस्टमेंट, फटने वाला है ये तो, राइट। 4500 का टारगेट 3 साल का रख सकते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 3 साल के बुरे परफॉर्मेंस के बाद अब दोस्तों रैली वापस से हम यहाँ पे देखेंगे। जोमाटो, राइट, प्रॉफिट में आ गई दोस्तों। तो देखो, जैसे जैसे प्रॉफिट में आती गई, रैली भी देख रहे हैं। ये रैली में 142 तक की तो उम्मीद कर रहा हूँ, गिरावट में 70 के आसपास वापस ले सकते हैं इसको, राइट। तो पूरा मैंने पोर्टफोलियो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, शांति से इसको देखो आप, राइट, चेक कर सकते हो। डिस्क्लोजर बता दो दोस्तों, देखो टिप देने का हमारा काम नहीं है, डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट किया, ताकि थोड़ा Q2 में क्या हुआ उसकी मुझे आइडिया आ जाए, राइट। तो टिप बिल्कुल ना समझिएगा दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट, और इंडिया फंड रनर फंड के इन्वेस्टर्स के। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों पूरा सुनने के लिए, एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया है दोस्तों, पूरे पूरा आने वाले साल दोस्तों बढ़िया हम लोग सब मिल के वेल्थ क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एवरीबॉडी। धन्यवाद।